हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह है 8 जून। तो उसी के लिए साथियों आज की इस क्लास में एक हम लोग सबसे आसान पूरे पेपर का हल करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 60 सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। और इस पेपर में आप सभी का टारगेट अधिक होने वाला है। 60 सवालों में से आप सभी को 45 सवाल सही करने होंगे और एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को, तो इसमें 6 शिफ्ट में आपका पूरा पेपर समाप्त होने वाले। तो एक भी शिफ्ट में आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो साथियों इस क्लास में ना जो हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस बार भी आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए साथियों 100% उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 6 शिफ्टों में सवाल बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपके ओरिजिनल शिफ्ट के लिए। तो साथियों आप अपने परीक्षा में जाने से पहले इन सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेंगे, जिससे आपको अपने रियल शिफ्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ओके, और साथियों लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का इन 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना, और वही टॉपिक के प्रश्न होंगे जो कि आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछा जाएगा, तो स्कोर जरूर करिएगा कि इन 60 सवालों में से आप सभी का स्कोर कितना रहा। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भाग 14 है। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पास होता है, या भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है, या भारत के राष्ट्रपति के पास होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होता है भाई, अधिकार होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ध्यान रखेंगे निर्माण नहीं आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? बताएंगे आप सभी लोग, ये सवाल जरूर किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा कि समाजवादी शब्द किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आप याद रखेंगे 1976 में जोड़ा गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 202 में इसका वर्णन किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? बताइए, आप जानते हैं कि आपके पेपर में सोशल मीडिया से कम 2 से 4 सवाल देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? तो साथियों याद रखिएगा, जो फेसबुक मेटा है ना, ये वर्तमान में कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है भाई। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सर जी भारत के प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए भाई यूपी पुलिस के लिए 5 मॉक टेस्ट फ्री पीडीएफ आ चुका है भाई, प्लस इसके साथ सोल्यूशन भी आप सभी को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड फुल प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो साथियों जब आप इस पूरे 5 मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो हर मॉक टेस्ट में आप सभी को 38 सवाल देखिए जीके मिलेगा, 37 सवाल हिंदी का मिलेगा, 20 सवाल आपको गणित मिलेगा, उसके बाद 55 सवाल रीजनिंग मिलेगा। जैसे आप परीक्षा हाल में टाइमर के साथ पूरे 120 मिनट का पेपर देंगे, तो उसी के साथ साथ ये पूरा 5 मॉक टेस्ट आपको 120 मिनट का मिलेगा।
परीक्षा हाल जैसा आपको फीलिंग होगा जब आप हर एक सेक्शन को सॉल्व करके अपना पेपर सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा 2 घंटे का टाइमर के साथ आपका पूरा पेपर होगा। जब आप इस पूरे पेपर को सबमिट करेंगे 150 सवालों के बाद, तो साथियों आपका ये कंफर्म कराएगा, एनालिसिस कराएगा कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में आपका कमजोर हो रहा है भाई, कौन से सब्जेक्ट में आपका अच्छा स्कोर बना है। हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस देने वाला है। इसके अलावा साथियों आप सभी को जो 5 मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है, इसके अलावा सोल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन के साथ मिलेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा 5 फ्री पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसी के साथ। ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें आपका जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यूपी जीके क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। 5 मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड लगाइए, हाल परीक्षा में जैसा आप बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबमिशन के साथ। यदि साथियों आप इसे परचेस करते हैं, परचेस करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, और ईमेल आईडी आपको दिया गया है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथियों इसको आप पहले सॉल्व करिए। ये 5 मॉक टेस्ट लगाइए अपने से, ऑनलाइन ही आपका पूरा पेपर चलने वाला है, ठीक है। तो साथियों इसको आप कैसे परचेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया मॉक टेस्ट का, या कमेंट बॉक्स में भी एक लिंक दिया गया, वहां से आप जाके उसे परचेस करिए। लेकिन हाँ साथियों आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए मात्र 49 रुपीज़ पे करना होगा भाई। देखिए ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है भाई। 5 मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट का सोल्यूशन भी एक एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा। इसके अलावा 5 फ्री पीडीएफ भी हम आपके लिए देंगे, जिसका आपको उसको चार्ज बिल्कुल भी नहीं देना, फ्री में आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है। एक तरह का फुल प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्जाम मॉनिटर लगाइए। तो जल्दी करिए साथी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसे आप सॉल्व करिए। तैयारी अपनी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। अभी तो 5 मॉक टेस्ट आया है साथी, इसके अलावा हम आपको 10 मॉक टेस्ट और भी प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम तक। यदि आपने पूरा 15 मॉक टेस्ट लगा लिया तो समझिए कि आपकी तैयारी 4 चांद लगने वाली भाई, बहुत ही शानदार तरीके से। आप पहले एनालिसिस करिए कि आपका किन सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी है, किन सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी नहीं है। ये टेस्ट आपको वो पूरा क्लियर करने वाला है, तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड किस देश में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो बताएंगे आप सभी लोग, वर्ल्ड किस देश में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? तो याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जो वर्ल्ड होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे निवारक नजरबंदी से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, राज्य मन्नार समिति 1969 किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो साथियों राज्य मन्नार समिति 1969 किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? तो याद रखेंगे आप सब लोग अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? तो साथियों महात्मा गांधी जी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? बताएंगे, याद करिए आप लोग। तो वो चंपारण में 1970 में पहला सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि चंपारण में हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 13 को, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर जी लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, इंस्टाग्राम आप खूब यूज करते हैं, तो बताइए कि इसमें जो IGTV है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखेंगे इंस्टाग्राम टेलीविजन है IGTV का फुल फॉर्म। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो साथियों किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था?
तो याद रखेंगे आप सभी लोग 102 जो संवैधानिक संशोधन है, यानी 102 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन था, इसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? बताइए। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, लॉर्ड इरविन ने इसकी घोषणा की थी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? पहले तो देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। जैसे ही 2015 आया तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका पोजीशन ले लिया था, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ओके, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बताइए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप याद रखेंगे एक बार किया गया है केवल संशोधन अभी तक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास ने आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन की गैप नहीं होगी, दिन की 3 क्लास लग रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो इसलिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत ने किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों, भारत ने किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों याद रखिए 1980 में हुआ था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत कटौती योग्य है? किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा के तहत कटौती योग्य है यह? तो धारा 80 जी के तहत कटौती योग्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो साथियों 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो सर जी जेपी नारायण ने इसकी तैयारी की थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, 60 सवालों में से आप सभी का स्कोर कितना बनेगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो साथियों किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो सर जी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का यह नारा है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? बताइए साथियों, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया ये तो सामान्य भूतकाल है भाई। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष की बात कर रहा है, तो विशेष इसमें कौन है? तो सर जी राम है। राम बहुत बहादुर है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो राम शब्द विशेष है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। और साथियों हम आपको एक टारगेट सेट करें, जैसे आपका पेपर देखिए 38 सवाल में जीके आने वाले हैं, तो साथियों कम से कम आप सभी का 35 सवाल टारगेट होना चाहिए। रियल शिफ्ट की बात करें, ठीक है, 37 सवाल जो हिंदी का पूछा जाएगा, इसमें भी आप सभी का 35 सवाल का टारगेट होना चाहिए। उसका देखिए 20 सवाल गणित पूछा जाएगा, तो इसमें आप सभी का टारगेट 15 का होना चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा सवाल आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा जो कि 55, जिसमें आप सभी का टारगेट 50 होना चाहिए। ठीक है, 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होने वाला है, लेकिन आपका टारगेट कम से कम 135 का होना चाहिए। यदि साथियों आपने 135 ला दिया तो आपका पूरा पेपर 300 नंबर का होने वाला है। 135 दूना आपका 270 नंबर। यदि साथियों आपने 270 नंबर का टारगेट लेकर चलें अभी से भी, तो जानते हैं पहले तो वो मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए भाई, जो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली भाई। आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है भाई,
किस आपका कौन सा वीक पॉइंट है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उससे आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। वीक पॉइंट पे आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। 120 मिनट का आपका पूरा पेपर चलने वाले हैं, तो भाई पहले तो उसको लगाइए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका 300 नंबर में से कितना नंबर आ रहा है। सब कुछ क्लियर करेगा भाई, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी देगा कि 300 नंबर में से आपका इतना नंबर आ रहा है, रैंक आपको मालूम चलेगा। लेकिन आपको पूरे 120 मिनट देना होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप ये सोचे कि हम पूरे अभी पेपर को सबमिट कर ले, तो भी सबमिट कर ले, फिर से आप अपना आंसर देके उसको फिर से लगाइए। आपका एक बार बस डाउनलोड करने की आवश्यकता है दोनों पेपर को, सोल्यूशन आपको अलग से मिल जाएगा उस पेपर का, ठीक है। तो साथ ही उसको आप जरूर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति संभावित होने वाले। इतने टारगेट लेकर चलिए। आप जानते हैं कि आपका एक भी सवाल पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया है, यानी आप पूरे 150 प्रश्नों को हल करेंगे भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है। आप सारे क्वेश्चन को हल करिए, तैयार करिए। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? तो साथियों इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? तो जड़ है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आशीर्वाद। आशीर्वाद हम कैसे लिखते हैं? सर जी हम लोग तो आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं भाई। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो याद रखिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था सबसे पहले प्रयास। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पीछा न छोड़ना होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो साथियों रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सर ये टोटल 24 मात्राएं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय वो होता है किसी भी शब्द के आखिरी में जोड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। पांडित्य में यानी कि यह लगाए भाई, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? तो साथियों याद रखिए पूरे 2 हैं भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 ग्रंथ में अवहट्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? तो पूरे 3 भेद है भाई व्युत्पत्ति के विचार से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो साथियों किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो झूठा सच में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो साथियों इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो कौरवी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो साथियों किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो ध्यान रखिएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों याद रखिए कालिदास जी अधिक प्रसिद्ध हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? बताइए समास का विपरीतार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे व्यास है वो समास का विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, अरे गुलाबी झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है? अरे गुलाबी झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक इसमें है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो साथियों इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है?
तो एक तो देखिए कौरवी भाषा है भाई, और कन्नौजी भी है, और ब्रज भाषा है। ये सभी आपके पश्चिमी हिंदी की बोली है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादि बोधक यानी जैसे कि छी, अरे, ओह, ये सब शब्द कौन सा आते हैं? विस्मयादि बोधक आते हैं। लेकिन आपको बताना है कि विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। तो धन्य धन्य एक यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? तो साथियों वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई है? तो पूरे 10 मानी गई हैं, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो सर जी ओष्ठ है प वर्ग का उच्चारण स्थान। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो साथियों सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? भाई आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल जितना भी आपका पेपर हुआ है यूपी का, हर शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए हैं। तो सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला था? तो याद रखेंगे उदय प्रकाश जी को मिला था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? जैसे देखिए जीमूत वाहन इंद्र का पर्यायवाची है, वासव भी है, शक्र है, लेकिन पुलोमजा है, ये किसका पर्यायवाची है? तो साथियों याद रखेंगे ये इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची है। किसका? यदि आप सभी से पूछ देगा कि पुलोमजा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो आप याद रखेंगे इंद्राणी का पर्यायवाची है। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो सर जी मुकुल होगा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को। अब देखिए साथियों रीजनिंग के सवाल को हल करिए। टारगेट है आप सभी का ना 55 सवाल में से रीजनिंग में 50 का, इतने का टारगेट लेकर चलना। डेली आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए भाई रीजनिंग का। ठीक है, जैसे देखिए कथन दिया है, कुछ सैनिक अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी नागरिक हैं। निष्कर्ष पहला, क्या सभी सैनिक नागरिक हैं? दूसरा का सभी नागरिक सैनिक हैं। तो साथियों कथन और निष्कर्ष का सवाल आपके पेपर में आएगा, तो आप हल कैसे करेंगे? पहले तो आप कथन को बना लेंगे, डायग्राम को बनाइए। डायग्राम कैसे बनेगा? कुछ सैनिक अधिकारी यानी कुछ सैनिक, सैनिक को हम यस से लिख रहे हैं ना, कुछ सैनिक अधिकारी हो गए, अधिकारी को हम ए से लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ सैनिक साथियों ना अधिकारी हो गए, ये देखिए ये कुछ सैनिक अधिकारी हो गए। क्लियर। अब उसका देखिए कुछ अधिकारी नागरिक हो गए, यानी साथियों ये कुछ अधिकारी क्या हो गए? नागरिक हो गए। नागरिक को हम यन से लिखे हैं, ए को अधिकारी से लिखे हैं, यस से सैनिक को लिखे हैं, यानी साथियों कुछ अधिकारी नागरिक हो गए, ये कुछ अधिकारी क्या हो गए? नागरिक हो गए। तो ये तो देखिए कथन का डायग्राम बन गया। अब साथियों हम इसी के अकॉर्डिंग निष्कर्ष को निकालेंगे। जैसे देखिए निष्कर्ष पहला क्या दिया है, क्या सभी सैनिक नागरिक हैं? बताइए साथियों, आप लोग देखिए डायग्राम में, देखिए ये तो आपके नागरिक है, ये आपके सैनिक है, इनका तो साथियों कोई रिलेशन ही तो नहीं दिया है ना। क्या सैनिक और नागरिक में कोई रिलेशन दिया है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं भाई, यानी कि साथियों पहला निष्कर्ष जो वो अनुसरण नहीं करेगा भाई। बताइए सभी सैनिक क्या नागरिक? आप ही सोचिए, क्या सभी सैनिक नागरिक नहीं हैं? सभी सैनिक नागरिक तो है नहीं, इनका रिलेशन नहीं दिया है भाई इसमें कुछ। दूसरा का देखिए सभी नागरिक क्या सैनिक है? आप देखिए बताइए, क्या सभी नागरिक ये नागरिक क्या सैनिक है? नहीं भाई। दूसरा भी तो नहीं दिया भाई, यानी दूसरा भी अनुसरण नहीं करेगा, यानी कि इसमें तो न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है भाई कथन के अकॉर्डिंग। यानी इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा नंबर देखिए दे रखा है।
तो ये हमारा आंसर हो जाए। देखिए तो क्या दिया, न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करा न ही दो अनुसरण करता है। क्लियर? ये बताइए आप लोग, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट या समस्या? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाती है तो उत्तर क्या होगा? बताइए साथियों, यदि पश्चिम दक्षिण हो जाती है तो उत्तर क्या होगी? बताएंगे आप सभी लोग। पहले तो दिशा बना लीजिए भाई, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ठीक है, सवाल क्या बोला, यदि पश्चिम यानी वेस्ट जो है वो क्या है, दक्षिण हो जाता है। ठीक, तो उत्तर क्या होगा? देखिए साथियों, ये पहले सवाल के पैटर्न को आप सभी को समझना होगा। जैसे साथियों देखिए, पश्चिम दक्षिण हो जाती है यानी कि ये वेस्ट जो है वो साउथ हो जाती है। तो डायग्राम देखिए इधर चला है भाई, ऐसे चला है, ऐसे कौन चलता भाई, कौन चलता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब नॉर्थ को भी हम लोग क्या करेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा भाई, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ आपका पश्चिम हो जाएगा भाई। यदि पश्चिम दक्षिण हो जाती है तो उत्तर क्या हो गया, नॉर्थ क्या वेस्ट हो जाएगी, यानी साथियों आपको क्या होगा, पश्चिम हो जाएगी। जितना डिग्री घुमाएंगे भाई, ये 90 डिग्री घुमाए भाई वेस्ट से साउथ तक, तो उसी प्रकार आप और जिस दिशा में, इस दिशा में घुमाए भाई, ठीक है, जैसे आपका क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ से आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे, जो कि साथ ही कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिए, ऐसा आप सवालों को हल करेंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। रोहन ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, ठीक है, रोहन एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, ठीक है, कि वह मेरे पिता के, यानी रोहन के पिता, यानी वो मेरे पिता के पिता की पत्नी, पिता की यानी अपने पिता की बात कर रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी यानी अपने माता जी की बात कर रहा है भाई, अपने माता जी की बात कर रहा है। माता की बेटी की दो बहनों में से बड़ी बहन है, तो इस लड़की का रोहन से क्या संबंध है? यानी साथियों वो अपने बहन की तो बात कर रहा है भाई, बताइए। जैसे देखिए, ये इसके पिता, ये रोहन हो गया भाई, इसके पिताजी ये माता जी हो गए, ये आपस में क्या है, ये पिता और माता है भाई किसके, रोहन के। और दो बहनें जो हैं, सवाल देखिए, वह मेरे पिता की पत्नी की दो बेटे की दो बहनों से बड़ी बहन है, यानी कि अपने पत्नी की बेटे की दो बहनों, यानी कि वो अपने माता की जो बेटे, यानी अपने खुद की बात कर रहा है, अपने खुद की बात कर रहा है, यानी अपने लड़की की बात कर रहा है, तो दो बहनों से। तो इस प्रकार लड़की का रोहन से क्या रिलेशन बनेगा, तो सर ये बहन का तो रिलेशन बनेगा ना। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बताएंगे आप सभी लोग। क्लियर? सवाल को समझिए, वह मेरे पिता की पत्नी के, यानी अपने पिता की बात कर, अपनी माता की बात कर रहा है, हमारे माता के बेटे की, यानी अपनी की बात कर रहा है, दो बहनों में से बड़ी बहन है, तो साथ रिलेशन क्या बनेगा भाई, आपस में भाई बहन हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे। तो इस लड़के का रोहन से क्या संबंध होगा, बहन का रिलेशन बनेगा। क्लियर? सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पहले तो साथ देखिए, निशांत जो है पश्चिम की ओर, यानी कि दिशा पहले हम लोग बना लेते हैं भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो निशांत जो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, यानी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चल गया। मान लेते हैं यहाँ पे 2 किलोमीटर चल गया, यहाँ से स्टार्ट किया 2 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया, ठीक है। एक चौराहे पे, यानी यहाँ चौराहा है, वह बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुँचा, यानी यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए साथ, जब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप लेफ्ट में घूमेंगे तो लेफ्ट आपका इधर होगा, यानी यहाँ पे निशांत आया जो कि एक दुकान है यहाँ पर, ठीक है। दुकान पर पहुँचा तो निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में होगा, बताइए साथियों। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में होगा। अब बताइए, ये दिशा पूछ रहा है भाई, ये वाला दिशा, ये वाला, तो कितना होगा भाई, कौन सा दिशा होगा ये आप जानते हैं ना, वेस्ट से साउथ में है ना भाई। उप दिशा बनाएंगे तो देखिए, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा,
ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट नॉर्थ होगा। तो साथियों देखिए निशांत जो पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, तो हमने पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर टहला दिया उसको। एक चौराहे पर, यानी एक चौराहा आ गया, वहाँ से बाईं ओर मुड़ गया, यानी वहाँ से वो बाईं मुड़ा और एक किराने की दुकान पर पहुंचा। यहाँ पे एक दुकान हमने बना दिया, मान लेते हैं भाई एक दुकान आ गया। तो निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में, यानी यहाँ से जब उसने स्टार्ट किया है ओ पॉइंट से और यहाँ पर, तो किस दिशा में भाई? आप ही सोचिए कि वेस्ट साउथ में। वेस्ट साउथ यानी कि दक्षिण पश्चिम में है ना भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। कई सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेगा पेपर में, कई सारे सवाल देखने को मिलेगा इस तरह का। तैयार रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। बताइए साथियों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे संपादक का रिलेशन समाचार पत्र है, तो नाटककार का रिलेशन क्या होगा? बताइए। तो साथियों आप जानते ना कि जिस प्रकार संपादक जो होता है वो समाचार पत्र लिखता है, तो उसी प्रकार नाटककार क्या करता है? नाटक लिखता है भाई। नाटककार का रिलेशन किससे होगा? तो नाटक से होगा। अन्य ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? अब इस सवाल कॉल करिए, दी गई आकृति में, तो साथियों दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताइए। कौन कौन बता सकता है? आज जब ये सवाल आप हल करेंगे ना, आज इस सवाल में आप सभी का डाउट पूरा क्लियर होने वाला है। जानते साथियों, सबसे पहले इस आकृति में आप त्रिभुज कैसे गिनेंगे? पहले तो साथियों एक अंक से बनने वाले त्रिभुज गिन लीजिए। जैसे देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज और 5 त्रिभुज। देखिए साथियों एक अंक वाले त्रिभुज, ठीक है, एक अंक बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से? देखिए 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए भाई एक अंक से बनने वाले त्रिभुज। क्योंकि देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4, 1, 5, एक अंक बनने वाले त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद साथियों 3 अंक से बनने वाले त्रिभुज देखिए, जैसे देखिए कौन कौन बन सकता है इसमें? इसमें तो एक तो देखिए साथियों 1, 2, 3, 4, 5, यानी दोस्त मेरे ये आपके बीच में हम लोग क्या करते हैं 6 ऐसे लिख लेते हैं भाई इसको। ठीक है, अब देखिए ये 6 त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 1 दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा बन रहे हैं। वर्ग हो जा रहा है 6वां नंबर का। हमने अभी केवल एक अंक बनने वाले, एक अंक से बनने वाले त्रिभुज लिखे हैं। एक तो देखिए 1 नंबर बना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब साथियों 3 अंक से बनने वाले हम लोग देखेंगे। 3 अंक से देखिए हमने बीच में 6 मान लिया है। तो देखिए एक तो देखिए 1, 6, 3 बन रहा है भाई। अब देखिए 1 बन रहा है, 6 बना है, इसको मिलाइए आप देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा भाई। ऐसे 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 ये एक त्रिभुज बन गया, यानी 1, 6, 3 बन गया भाई। उसके बाद देखिए 2, 6, 5। अब ये देखिए 2, 2, 6, 5, देखिए ऐसे 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 वाला पूरा त्रिभुज बन गया। 2, 6, 5 वाला देखते रहिए आप लोग भाई, नंबर को भी देखते रहिए। फिर उसका देखिए और कौन सा बन सकता है? अब 1, 6, 4 बन सकता है। 1, 6, 4 बन सकता है। 1, 6, 4 ऐसे बनेगा भाई। ठीक है, ये आप सभी को समझ में आया कौन कौन से बन गए भाई? एक तो साथियों देखिए आपका कौन सा बना, पहले तो 1, 6, 3 बना है। उसके बाद 2, 6, 5 बना है भाई। 3 अंक से बने वाले त्रिभुज हम निकाल रहे हैं। उसके बाद आपका साथियों 1, 6, 4 का हमने बनाया था। ठीक है, अब उसका कौन सा बन सकता है? 1, 6, 3 बन गया भाई, 1, 6, 4 बन गया, 2, 6, 5, 2, 6, 5 बन गया। अब साथियों 5, 6, 3 बन सकता है भाई। ये वाला देखिए 5, 6, 3 ये वाला त्रिभुज जिसके 3 साइड हो भाई, 5, 6 और 3, ये भी बन सकता है मेरे दोस्त। क्लियर। उसके बाद एक कौन बन सकता है? 2, 6, 4 में नहीं बना, देखिए 2, 6, 4, एक आपका 2, 6, 4 बन सकता है। तो इतने बन सकते हैं, यानी देखिए पहले तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? पहले देखिए 1 अंक के 5 टोटल बने भाई। उसका 3 अंक के 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 बने, यानी टोटल साथी इस आकृति में कितने त्रिभुज है? 10 त्रिभुज है। और एक शॉर्टकट आपको हम बताएं, हमेशा याद रखिए स्टार जब दे तो त्रिभुजों की संख्या हमेशा 10 ही होती है। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि स्टार में त्रिभुजों की संख्या हमेशा 10 ही होती है, यानी इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ये आप गांठ बांध लीजिए कि स्टार में त्रिभुज की संख्या 10 होती है। इतना आप हल मत करिए भाई, टाइम आपका जाएगा पेपर में। क्लियर मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथियों। ये समीकरण आपका दिया है और सभी अक्षरों का अर्थ दिया है प्रश्न में। चलिए बना लेते हैं भाई पहले समीकरण को। 80 सी है, सी का अर्थ माइनस है तो साथियों सी की जगह माइनस करिए। 4 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है तो बी की जगह गुणा रख दीजिए। 5 के बाद ए है, ए का अर्थ प्लस है तो ए की जगह प्लस रख दिए। 20, ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। डी तो दिया ही नहीं भाई, भाग इसमें होगा नहीं। अब देखिए क्या होगा, 80 माइनस 5 का 20 प्लस 20। देखिए प्लस 20 है, ये प्लस 80 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में से 20 माइनस कर दी कितना होगा? 80 हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? ये तो आसान सवाल हो गया भाई हमारे लिए। साथियों आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो साथियों क्लास को भी लाइक कर देंगे भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ही हमें मोटिवेट करता है, आपके इतना मेहनत कर पाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? बताइए साथियों। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, ठीक है सर जी। भाई आप जानते हैं कि एक स्कूल में पूरे 100% मिलाकर लड़के और लड़कियां होती हैं, है ना। तो जिसमें साथियों 60% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी? केवल 40%, है ना, 40% होगी। तो लड़कियों की संख्या देखिए 972 दिया है, यानी 40% जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? 972 के बराबर हो जाएगा। ये छोटी चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो साथियों 1% किसके बराबर हो जाएगा? 972 बटे में 40% यानी 40/100। अब इसको हल करेंगे तो अब क्या हो जाएगा? 972 ये 100 ऊपर चला जाता है बटे में 40। तो इसको हल करिए, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद साथियों 4 से अब भाग करवाए 972 में। 4 दूना 8, 1 4 चौका 16 और यहाँ से 4 8 32, यानी 2400। यहाँ से 4 24, 2 से 43 आएगा। 2 से 43 आएगा। 243 दहा में कितना होगा? 2430 हो जाएगा। यानी कि साथियों सवाल बोला था कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, हमने आपको क्या बताया कि एक विद्यालय में पूरे 100% लड़के और लड़कियां रहती हैं। जिसमें से देखिए सवाल बोल दिया कि 60% लड़के हैं तो साथियों 40% लड़की बनेंगी, होंगी भाई। तो लड़कियों की संख्या 972, ये 40% जो है वो 972 के बराबर होगा। तो 1% क्या होगा? 972 अपान में 40/100। 40/100 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि प्रतिशत दिया है, प्रतिशत को हटाते थे 100 से भाग होता है। अब इसको हल करेंगे तो 100 आप जानते हैं ये 972 में मल्टीप्लाई कर देता है भाई, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा? 972 गुणे 100 अपान में 40। इसको हल करेंगे तो हमारा 2430 आ गया। 0 से 0 कैंसिल। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 17 में 16 1 12, 4 3 12, 2430 हो गया। अब 2430 का आप मेरे दोस्त 60% निकाल दीजिए, क्योंकि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के, यही तो पूछा है भाई ने। 2430 का 60% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2430 का, क्योंकि हमें लड़कों की संख्या चाहिए। तो 2430 का 60% क्या होगा भाई? 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल। 36 का 18 1, 6 चौका 24 का 5 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 14, यानी 1458 टोटल लड़के होंगे इस विश्वविद्यालय में। 1458 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार डाउट? आप निकाले चाहेंगे मानते कुल लड़कों 100% तो लड़के 60% है, तो लड़कियों का प्रतिशत आप 60 में से 100 में से 60 निकालते हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप x मानते, x × 40% बराबर 972, x × 40/100 बराबर 900, ऐसे हल करते भाई। ये शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक है, ऐसे हल करिए, क्योंकि पेपर के लिए यही आपको मेथड काम देगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 को हल करिए। अब 60% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा कितना होगा? बताइए साथियों। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला 2 होता है भाई। देखिए a+b माइनस a × b अपान में 100, ठीक है। तो यहाँ से a+b यानी a आपका 10 है, b आपका 30 है, तो 10 + 30 माइनस 10 × 30, क्योंकि a × b है भाई,
अपन में 100। अब देखिए 10 30 कितना हो जाएगा 40 माइनस 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 1 कम 3, तो साथियों कितना होगा 37% होगा भाई। क्लियर। क्रमिक बट्टा जो है आपका 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बेटा कितना होगा 37% हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से ₹150 मिलेगा। बताइए साथियों, कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में भाई 4% वार्षिक की दर से ₹150 ब्याज मिलेगा। यानी इसमें जानते हो आप सभी से क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है मेरे दोस्त। अब फार्मूला आप जानते हैं एसआई का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रिंसिपल पूछा है भाई, सवाल कह रहा कौन सी राशि पर साधारण, यानी राशि पूछ दिया, यानी प्रिंसिपल पूछ दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसआई इंटू 100 अपन में आरटी हो जाएगा। अब देखिए पी बराबर एसआई कितना दिया है 150 दिया है सर जी, और 100 हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 100। रेट हमेशा आप जानते हैं प्रतिशत में होता है, रेट 4%, टाइम आपका 6 महीना दिया है भाई। अब साथियों 6 महीना दिया, यानी हमें 6/12 करना होगा भाई। यदि साल देता तो डायरेक्ट 6 कर देते, लेकिन भाई महीना दिया नहीं, तो एक साल में 12 महीना होता, महीना देगा तो आप सभी को भाई जो महीना दिया रहेगा ना उस आपको 12 से भाग करना होगा। अब इसको हल करिए तो कितना होगा, देखिए 150 इंटू 100। अब देखिए जो ये 12 ना साथ, ये 12 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब नीचे कौन कौन बचा, 4 इंटू 6 बचा। अब इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 एक कम 4, 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा। तो 150 गुणे 25 दूनी 50 कितना आएगा, 15 5 7500 आ जाएगा। तो दोस्त मेरे 150 ब्याज मिलेगा, जो कि 6 महीने में 4% वार्षिक की दर से, तो 7500 मिलेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त, ये सवाल आप सभी को समझ में आया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। सेकंड की बात कर रहा है भाई, यानी आप सभी को 60 इंटू 60 करना पड़ेगा मेरे दोस्त। बताइए तो क्या होगा, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। कितने सेकंड में, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपन में स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है मेरे दोस्त, डिस्टेंस आपका दिया है साथियों 4/5 किलोमीटर की दूरी, यानी 4 इंटू भाई 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, बट्टे में भाई 5 इंटू स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, यानी इतने हल करेंगे तब आपका आंसर आएगा। हल करिए कितना आएगा, 5 एक कम पर 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 15 चौका 60, 15 त्या 45, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी भाई रेलगाड़ी जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है और 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, 64 सेकंड में तय करेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा भाई, 60 इंटू 60 सेकंड की बात कर रहा है, 3600 सेकंड होता है ना मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उसी रस्सी को बेलन पे कितनी बार लपेटा जा सकता है। बताइए साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताना है। देखिए क्या दिया है कि एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा रहा है, यानी साथियों 60 बार लपेटा, यानी 40 इंटू 60 हो जाएगा। भाई एक बेलन की जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है, यानी 40 इंटू 60 कर देंगे। तो यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसी रस्सी को बेलन पे कितनी बार x मान लीजिए भाई, इसको हल करिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, x बराबर 40 इंटू 60 अपन में 30, 30 दूना 60, 40 दूना 80,
तो साथियों उसी रस्सी को बेलन पे कितनी बार लपेटा जा सकता है? 80 बार लपेटा जा सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करते हुए ट्रेन की चाल कितनी होगी? बताइए साथियों। भाई 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में बिजली के खंभे को पार करते हैं तो ट्रेन की चाल क्या होगी? यानी स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना। डिस्टेंस कितना है? 210 मीटर। डिस्टेंस भाई जो लंबी है ट्रेन 210 मीटर की, टाइम कितना दे? 7 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया भाई। लेकिन हमें देखिए आंसर कितने किस में बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे में तो हम क्या करते हैं? 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं ना, यही करते हैं ना भाई। तो आप क्या काम करिए, 30 मीटर प्रति सेकंड है लेकिन हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो आप क्या करिए? 30 इंटू 18/5 कर दीजिए। 5 36 18 छक्का 108, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो साथियों फाइनली ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा स्कोर। लेकिन आप बताइए कि आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना? सबसे आसान पेपर था भाई आज का, जो अभी तक हमने लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, सबसे आसान पेपर। बताइए। तो साथियों आप यहाँ से लगातार खूब मेहनत करेंगे भाई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया उससे सारे टेस्ट लगाइए भाई। पूरे 5 मॉक टेस्ट लगाइए, 5 फ्री PDF जो आपको फ्री मिलेगा, उसको चार्ज नहीं देना होगा, उसको लगाइए। 120 मिनट का टाइमर सेट करिए भाई, वो तो अपने आप रहेगा, उसको हल करिए आप एक बार रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें अपना ईमेल आईडी नंबर पासवर्ड डालकर आप पे करिए 49 रुपीज़, उसको लगाइए। इसके अलावा 10 टेस्ट और आपके लिए आने वाली है मेरे दोस्त। एग्जाम से पहले 15 टेस्ट आप लगा लीजिए, अपनी तैयारी को परख लीजिए भाई सभी लोग, ठीक है। और साथियों आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप खूब मेहनत करिए, खूब मॉक टेस्ट लगाइए, रिवीजन करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चनों को याद करिए, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने प्रैक्टिस में लागू करिए, और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपके पेपर बहुत अच्छा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।